नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग, छत्तीसगढ़। इस वीडियो और अगले कुछ वीडियोस में हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम तुलनात्मक राजनीति के पेपर के नाम से भी जानते हैं, जो एमए में लगभग सभी जगह ये पेपर पढ़ाया जाता है और नेट के सिलेबस में भी काफ़ी विस्तार से इसको सम्मिलित किया गया है। तुलनात्मक राजनीति काफ़ी मुश्किल पेपर बच्चों को जान पड़ता है एमए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। हालांकि मुश्किल तो सभी पेपर होते हैं और आसान भी सभी पेपर होते हैं और मुश्किल भी होते हैं, वैसे ही ये पेपर भी है। लेकिन इसकी चूँकि शब्दावली कुछ ऐसी है, टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है, जिससे कुछ ज़्यादा कठिन महसूस होता है, जबकि ऐसा है नहीं। और दूसरा, ये रिसेंट डेवलपमेंट है पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस को जानने के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना राजनीति विज्ञान का ज्ञान अधूरा है। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से लेंगे और इसमें शुरू से 20वीं शताब्दी से जो शुरू होता है, 20वीं शताब्दी के थोड़ा सा और पहले से और आखिर तक हम आएंगे। इसमें तुलनात्मक राजनीति के अलावा जो उसका विषय क्षेत्र प्रकृति वगैरह है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन, फिर उसका पुनर्स्थापन, व्यवहारवादी क्रांति, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति, और इसके बाद इस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति से बीच में एक और सिद्धांत है इम्पोर्टेंट, वो है व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थियरी। ये सब हम लेंगे और इन सब से जो उद्भूत होता है, उत्पन्न होते हैं, जो आगे थ्योराइजेशन होता है पॉलिटिकल साइंस में, जिससे जिस राजनीति विज्ञान ये कहलाता है, उसमें बहुत सारी थियरीज आती हैं। इनपुट आउटपुट थियरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी, जिसे हम आगत निर्गत सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत, और बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजन, पॉलिटिकल एलिट्स, ये सब सिद्धांत आते हैं। इनको हम क्रमशः लेंगे। तो आगे से कई वीडियोस में हम इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले राजनीति विज्ञान का एक क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन जरूरी हम समझते हैं, क्योंकि इसके बिना जो समस्या तभी होती है जब सीधे तुलनात्मक राजनीति पढ़ने बैठ जाते हैं और उसमें दी गई परिभाषाओं को हम रटना चालू करते हैं, विद्यार्थी रटना चालू करते हैं और सीधे हम आगत निर्गत सिद्धांत, व्यवहारवादी क्रांति ऐसा है, ऐसा कहा, बताना चालू कर देते हैं। तो वो कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद स्मरण से उतरने लगता है और शब्दावली आप आत्मसात नहीं कर पाते हैं, आप यूज टू नहीं हो पाते हैं उससे। तो इसके लिए राजनीति विज्ञान का एक इवोल्यूशन पूरा जो है वो थोड़ा सा समझना संक्षेप में एक रिकैप जैसा जरूरी है। मैं राजनीति विज्ञान के पूरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को 4 भागों में रखता हूँ। ये मेरा अपना क्लासिफिकेशन है। वो 4 भाग शुरू होते हैं ग्रीक युग से, जिस आप सब जानते हैं, यूनानी राजनीतिक चिंतन, जो जहाँ से फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं अरस्तु को, उसके पहले प्लेटो, सोक्रेटिस, और उसके पहले भी बहुत बड़ा चिंतन है, थेल्स, पार्मेनाइड्स, बहुत सारा ग्रीक फिलॉसफी है। तो वो प्रथम शताब्दी तक ये यूनानी राजनीतिक चिंतन, इसमें विवेक, वर्चू, प्रज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं, इसकी बहुत प्रधानता थी। धार्मिक चिंतन नहीं था, तार्किक चिंतन था, बौद्धिक चिंतन था। उस बौद्धिक चिंतन से शुरुआत होती है वो ग्रीक राजनीतिक चिंतन। फिर पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में शामिल कर लेते हैं, तो लगभग 1500 वर्षों का जो ये इतिहास है, इसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं, मध्य युग, और इसको डार्क एज कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं हुई। और डार्क एज इसलिए कहा जाता है कि धर्म का बोलबाला था, ईसाइयत का, धार्मिक ज्ञान की वजह से तार्किक और वैज्ञानिक ज्ञान दबा हुआ था, इसलिए इसको डार्क एज कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फिलोसफी या कुछ चिंतन था ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम आएंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है कुछ एक, वो हैं सेंट थॉमस एक्विनास, मार्सिल ऑफ पडुआ, विलियम ऑफ ओकम। नाम आप लिख सकते हैं, फिर से दोहरा दे रहा हूँ मैं, सेंट थॉमस एक्विनास, मार्सिल ऑफ पडुआ, विलियम ऑफ ओकम, सेंट एलिगिरी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनकी में राजनीतिक चिंतन है। इन्होंने अरस्तु के चिंतन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन धर्म का आच्छादन बहुत ज़्यादा था। फिर आता है 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी से लेकर के वो मैकियावेली का पीरियड, वहाँ से लेकर के मार्क्स तक का समय, ये राजनीतिक फिलोसफी का स्वर्ण
पीरियड है जिसको आधुनिक युग कहते हैं। मैकियावेली, गोंदा, फिर उसके बाद हाब्स, लॉ, रूसो, उसके बाद तो बहुत लंबी फहरिस्त है जो मार्क्स तक आते हैं। तो यह जो राजनीतिक चिंतन है, जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, इस पॉलिटिकल फिलोसफी से वो सारे सिद्धांत निकले जो आप बीए फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू करते हैं। स्वतंत्रता, राज्य से शुरू करते हैं, राज्य, फिर संप्रभुता, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, उसके पहले एकलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत में हाब्स आ जाएंगे, बोंदा आ जाएगा, बोंदा से शुरू होता है, बोंदा, हाब्स, फिर जॉन ऑस्टिन, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर न्याय, अधिकार, कर्तव्य, नागरिकता, नागरिकता यूनानी राजनीतिक चिंतन में हम पहुंच जाएंगे, ग्रीस से शुरू होता है। तो ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, जो बीए फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं, हम उसको समकालीन चिंतन में हम आगे आकर के फिर पढ़ते हैं, उसमें फिर बाद में और भी बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों का योगदान आता है। तो ये हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इसको बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कि एक इसमें एक विवेकशील व्यक्ति की खोज थी, एक आदर्श राज्य की खोज थी, व्यक्ति और नागरिक के बीच क्या संबंध होने चाहिए, इस पर चर्चा थी। इस पर हम आगे आएंगे जब हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं आपको बताएंगे। तो ये परंपरागत सिद्धांत था, फिलोसफी थी, उसमें थिंकिंग था और एक देश काल परिस्थिति की उपज थी। 20वीं शताब्दी 3 पीरियड हो गए। जो चौथा खंड है, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा ये मेरा अपना क्लासिफिकेशन है, ये इस तरह क्लासिफिकेशन किताब में शायद न मिले कहीं, मुझे तो मतलब ये मैंने अपने से ये क्लासिफिकेशन किया है। तो जो चौथा क्लासिफिकेशन है, ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होता है, मतलब 1850 के बाद, 50-60 के बाद, और ये स्पेस पकड़ता है 20वीं शताब्दी तक आते आते। और उसके बाद तो ये फिर एकदम ही नया हो जाता है, वैज्ञानिकता बहुत आ जाती है, अंतर विषयात्मक अध्ययन होते हैं, फिजिक्स और स्टैटिक्स के, मैथमेटिक्स के मॉडल्स यूज होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च होते हैं। उसका परिणाम भी आज देख रहे हैं, जो सेफोलॉजी जैसा विषय है वो इन्हीं सब डेवलपमेंट से निकला है। सेफोलॉजी मतलब चुनावी विश्लेषण वगैरह टीवी में देखते हैं। तो ये एक पूरी यात्रा शुरू होती है 1865 का हम ले लेते हैं, वाल्टर एवेझार्ट की किताब से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वहां से शुरू होती है जो बिल्कुल अभी तक चली आती है। उत्तर व्यवहारवाद के बाद तो फिर थोड़ा सा रीस्टेब्लिशमेंट होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, राजनीतिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना होती है, लेकिन वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रभाव जो है तुलनात्मक राजनीति पर और आधुनिक राजनीति का, वो खत्म नहीं होता है और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये जो 20वीं शताब्दी का राजनीति विज्ञान है, ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ये इस मामले में पुराने पॉलिटिकल साइंस से अलग है कि पॉलिटिकल साइंस पुराना चिंतन की स्थिति तक था, यह प्रैक्टिकल की स्थिति तक है, ये फील्ड में जाता है, रिसर्च करता है। एक एक देश पे कई राजनीति विज्ञानियों के समूह ने 7-7, 8-8 साल शोध किया है और अब तो बहुत व्यापक रूप से शोध होते हैं। ये 20वीं शताब्दी का राजनीति विज्ञान, इसको हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यह पॉलिटिकल साइंस बिहेवियरल है, व्यवहारवादी है, यह दूसरे विषयों के प्रभाव को स्वीकार करता है, यह तर्क देता है, आग्रह भी करता है कि हमें दूसरे विषयों के अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए पॉलिटिक्स को एक रियलिस्टिक साइंस बनाने के लिए। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में जो साइंस है, ये साइंस की बिल्कुल रियल सेंस को लाना चाहता है किसमें, राजनीति विज्ञान में, और ये शुरू होता है 1865 के बाद। अब इसमें 2-3 चीजें और इम्पोर्टेंट है, जब इसके डेवलपमेंट को हम देखेंगे अगले 4-5 मिनट में, मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो अमेरिका का एक राज्य के रूप में उदय, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एक अलग नजरिया है। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और ये आता है 1885 तक, हम 100 साल उससे मान लिया। 100 साल एक लंबा पीरियड होता है किसी देश को एस्टेब्लिश होने में। इन 100 सालों में अमेरिका बहुत एस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद इसी समय दुनिया में दूसरी जगह फ्रांस और ब्रिटेन की और यूरोप की दूसरी ताकतों की, पुर्तगाल, और उसमें 5 देश प्रमुख थे उसमें, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और हॉलैंड। इनके काफ़ी बड़े मात्रा में पूरी दुनिया में उपनिवेश थे, जैसे हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उसी तरह पूरा लैटिन अमेरिका तकरीबन पुर्तगाल और स्पेन का उपनिवेश था। तो ये उपनिवेश जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद से धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद होने की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो 20वीं शताब्दी उपनिवेशवाद के समाप्ति की शताब्दी भी है।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा, बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा राजनीति को विज्ञान बनाने में और आधुनिक राजनीति विज्ञान के उदय में। अब ये कैसे पड़ा, संक्षेप में दो चीजें बताई मैंने, अमेरिका का उदय और उपनिवेशवाद की समाप्ति। अमेरिका के उदय से क्या हुआ कि अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान देता है दुनिया को, और उस लिखित संविधान पर 100 साल कामयाबी से चलता है, जो एक विलक्षण घटना उसके पहले कभी नहीं देखी गई पूरे यूरोप में, कहीं पर नहीं था। ब्रिटेन में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, एक लिखित संविधान देने वाला अमेरिका जो 100 साल तक कामयाबी से चलता है। अब इस 100 साल के बाद वहां के राजनीति विज्ञानियों ने यह देखना चालू किया कि संविधान जैसा कहता है क्या शासन वैसा ही चलता है या उससे कुछ अलग चलता है, या जैसा शासन चलता है उस पर और कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव तो डालती है लेकिन राजनीतिक नहीं है। जैसे उसमें इंडस्ट्री था, पैसा था, लॉबी थी, इन सब का इनको देखना चालू किया, वैसे का वैसा जैसा सिस्टम है। तो 1888 में आई जेम्स ब्राइस की पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ, आएंगे करके चर्चा करेंगे इसमें। तो उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया दुनिया को देखने का, कि व्यवस्था को वैसा देखे जैसा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। संविधान में जैसा लिखा हो सकता है संविधान के हिसाब से सिस्टम बना हो, लेकिन चल न रहा हो वैसा, या उसमें कुछ अंतर आ गया हो, तो जो अंतर है वो नोट करने लायक है, और वो हमारे ज्ञान को इनरिच करना चाहिए, उससे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हमें सॉल्व करना है। ये दृष्टिकोण दिया अमेरिकाओं ने। फिर हम आगे आपको बताएंगे कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस पे होड़ लग गई इस पे काम करने की, और काफी, और इसी से तुलनात्मक राजनीति और आधुनिक राजनीति विज्ञान पैदा होता है। जब यह यात्रा 1888 से शुरू होती है, इसी समय देखिए लोक प्रशासन जैसा विषय भी पैदा हो रहा है। जो लोक प्रशासन का पेपर है आप पढ़ते हैं उसमें कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, वुड्रो विल्सन को, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, यही समय था जब उन्होंने लिखा, और ये कहा कि राजनीति अलग और प्रशासन अलग, हमें इसको द्वैत भाव से देखना चाहिए, दोनों का अध्ययन करना चाहिए। वो बाद में राष्ट्रपति भी बने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। इसी समय ये जो नई दृष्टि थी ये सब तरफ थी, सिर्फ राजनीति विज्ञान में नहीं थी। ये एक अमेरिकन दृष्टि मैं इसको बोलता हूँ कि एक अमेरिकन व्यू था सिस्टम को देखने का, जो जैसा है वैसा, और प्रैक्टिकलिटी पे आई, व्यवहारिकता पर उसके आई। इसी व्यवहारिकता ने यह बताया कि प्रशासन को राजनीति से अलग करके पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाए जाने की जरूरत है। तब लोक प्रशासन नाम का विषय पैदा होता है। फादर ऑफ पब्लिक एड कहलाते हैं प्रोफेसर वुड्रो विल्सन, जो पॉलिटिकल साइंस के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। अब यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है, यहाँ से व्यवहारवादी क्रांति आई बाद में, उसको आगे हम आएंगे बताएंगे। व्यवस्था सिद्धांत आया। अब व्यवस्था सिद्धांत के बाद फिर लोगों ने यह देखना चालू किया कि जो उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई, भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और लैटिन अमेरिका में इतने सारे देश, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये तमाम देश जो स्वतंत्र हुए थे, इनमें जो शासन व्यवस्था थी ये लगभग वही शासन व्यवस्था थी जो उन्होंने अपनी विरासत में पाई थी। लेकिन इन शासन व्यवस्थाओं में आपस में भी अंतर था, और इन शासन व्यवस्थाओं में उस शासन व्यवस्था से भी अंतर था जो मॉडल इन्होंने लिया था। तो ये अंतर क्यों था? यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था यूरोप की परिस्थितियों का परिणाम थी, लेकिन उस राजनीतिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा एशियाई देशों ने ले लिया। तो उस देश की सामाजिक व्यवस्था का उस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या अंतर पड़ा, इसको जब देखने की कोशिश की गई, इसको जब नापने की कोशिश की गई, इसके जो स्केल इजाद किए गए, उस पूरे सिस्टम को हम एक पेपर में पढ़ते हैं। एक नाम दे दिया गया, उसका नाम है तुलनात्मक राजनीति। जैसे राजनीतिक विकास एक मॉडल है ये देखने का कि डेवलपमेंट सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नहीं होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता है। तो कौन सा देश डेवलपमेंट के किस स्टेज पे और क्यों है, इसका एक मॉडल दिया लुसियन पाई ने। इंस्ट्रक्शन फंक्शन थ्योरी दिया आमंड ने, कि सिस्टम को स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर हमें देखना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है। स्ट्रक्चर अगर ठीक है तो फंक्शन भी ठीक होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है फंक्शन ठीक नहीं है, या स्ट्रक्चर ओवरलोडेड है, बहुत सारा काम एक ही आदमी कर रहा है, स्पेशलाइजेशन नहीं है,
ये सब हम बहुत डिटेल में हम आपसे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पर। ये एक ओरिएंटेशन हमने दिया कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो यात्रा है इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। केवल एक किताब के रूप में, एक चैप्टर के रूप में हमने किताब खोला और पढ़ लिया तो शायद हम भूल जाएंगे, शायद हमारे दिमाग में उतरेगा नहीं, और ये मुख्य समस्या है पढ़ने वाले की। इसके पीछे 20वीं शताब्दी की परिस्थिति, जो उपनिवेशवाद की समाप्ति हो रही थी, उन देशों की सामाजिक परिस्थिति जिन देशों में राजनीतिक व्यवस्था ये विकसित होती, और अमेरिका, ब्रिटिश परंपरागत देश है, ब्रिटेन परंपरागत देश। अमेरिका में ये तमाम विश्वविद्यालय व्यवहारिकता का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि 100 साल में वो सिस्टम वहां पर एस्टेब्लिश हो गया था। एक लिखित संविधान पर कामयाबी से, बहुत ज्यादा कामयाबी से, बहुत जबरदस्त आर्थिक प्रगति के साथ एक देश ने 100 साल तरक्की की थी, और उस 100 साल की तरक्की के बाद वो इस स्थिति में था कि एक ओवरव्यू करे कि हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। तो किताबें आई वहां पर ऐसी सी, उसके नाम से आपको पता चल जाएगा। चार्ल्स बियर्ड की किताब इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा इंटरप्रिटेशन, कैसी व्याख्या की मांग कर रहा है वो, इकोनॉमिक अमेरिकी संविधान की आर्थिक व्याख्या। अब संविधान की आर्थिक व्याख्या क्या होगी, यानी कि उस पर इकोनॉमिक आर्थिक तत्वों का क्या प्रभाव है, यह वह पढ़ना चाहते, यह वह दिखाना चाहते। इसकी शुरुआत वाल्टर वेजहार्ट मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान के विचारक हैं, उन्होंने शुरू कर दिया था 1865 में ब्रिटेन में। अमेरिका में ये आया 1888 से। तो ये जो अमेरिका के नया नजरिया था, ये इस नए नजरिए ने राजनीति को विज्ञान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और अमेरिका के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइंटिस्ट का एक समूह आता है जो हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं। मैं एक एक करके उनकी चर्चा भी करता जाऊंगा, सिद्धांतों भी बताता जाऊंगा, ताकि वो क्रमशः आपको बिना रटे, बहुत ज्यादा बिना परेशान हुए वो चीजें याद हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आप डेवलपमेंट पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो शायद वो चीजें भी याद होती जाएंगी। अदरवाइज इतिहास के मध्यकाल के पद और नामों की जैसे हमको याद नहीं होते, किताबों के नाम लंबे लंबे वो याद नहीं होते। नेट एमए पास करने के बाद आपको नेट देना है। मैं सभी विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि एमए पास करने के बाद नेट देना है। हमारे ऑटोनॉमस कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में नेट का सेल स्थापित है। हम लोग नेट की क्लासेस अलग निःशुल्क पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, और इस साल हमारे विद्यार्थी 11वीं भी पास किया है। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को बोलता हूँ, हमारा जो वीडियो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, अगर एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में तो आपको नेट जरूर देना है। और हमारे सारे वीडियो लेक्चर जितने भी आप अभी तक देख चुके हैं, आगे देखेंगे, वो सब इस कंटेंट में हम कोशिश करते हैं कि रहे कि आपको नेट की तैयारी भी साथ साथ कराए। उस लेवल के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो ये लेक्चर आपको उसमें सहायता प्रदान करे। अगले लेक्चर से हम थ्योरी शुरू करेंगे, अगले वीडियो से। तो ये एक ओरिएंटेशन था मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि तुलनात्मक राजनीति क्यों है, क्यों पैदा हुआ तुलनात्मक राजनीति, किन परिस्थितियों में आया, और यह पुराने किसी भी दूसरे राजनीति विज्ञान के पेपर से अलग कैसे है। 20वीं शताब्दी एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाली शताब्दी है। अधिकारों के, बहुत आगे हम आएंगे इस पर विस्तार से, कि अधिकारों के विसरण वाली, डिफ्यूजन वाली शताब्दी है। सब लोग अधिकार जो सबके नाम पर कुछ लोगों के पास रहते थे, वो अधिकार अब सबके पास पहुंच गए। इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरू से ही हो जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा से तय होती है। लोक प्रशासन नाम का विषय नया पैदा होता है, तुलनात्मक राजनीति नाम का एक पूरा पेपर पैदा हो जाता है, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। तो 20वीं शताब्दी का राजनीति विज्ञान उससे पहले के राजनीति विज्ञान से थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा यह जटिल लगता है, लेकिन जटिल बिल्कुल भी नहीं है। उसको समझने की देरी है, उसके पृष्ठभूमि को समझे बिना जब आप पढ़ते हैं तब यह जटिल लगता है। तो उम्मीद है कि मैं पृष्ठभूमि को समझाने में आपको कामयाब हुआ। फिर से एक बार कैद कर दे रहा हूँ, अमेरिका का एक देश के रूप में, एक कामयाब देश के रूप में उदय, वहां पर व्यवहारवादी दृष्टि का विकसित होना, संस्थाओं को वैसा देखना जैसा वो है, और उसके कारणों का पता लगाना, और राजनीति विज्ञान को सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लायक बनाना। एक दूसरा, उपनिवेशवाद की समाप्ति दुनिया में और नई राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय, और पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं से उनके अंतर की नाप के लिए, उनकी पहचान के लिए जो सिद्धांत विकसित किए गए, वो हम तुलनात्मक राजनीति में उन सिद्धांतों को पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पे आगे क्रमशः चर्चा करेंगे।